नमस्कार साथियों, ट्रिपल पी आई एस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन 6 नंबर का कंडक्ट करने जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का 6 नंबर का लेक्चर है आज। इसके अंदर हम द्वितीय विश्व युद्ध से शुरुआत करते हुए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले 5 लेक्चर कंडक्ट हो चुके हैं। जिन लोगों ने भी इन 5 लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा है, वो इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है। आप वहां जाकर इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। और जिन भी लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए, वो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पर जाकर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग जो सेशन देख रहे हैं, यदि आप लोगों को यह सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आज हम शुरू करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के साथ अब आगे का सेशन। द्वितीय विश्व युद्ध, जैसा कि आपको पता है, 1939 से 1945 तक हुआ। 1939 में जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर युद्ध की शुरुआत के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। और 1945 में अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद इस युद्ध की समाप्ति होती है। प्रारंभ का वर्ष आप याद रखेंगे। कांग्रेस का प्रस्ताव था युद्ध के समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए। कांग्रेस ने रखा प्रस्ताव कि हम युद्ध में समर्थन कर सकते हैं यदि भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए। उस समय लॉर्ड लिनलिथ को तत्कालीन वायसराय हुआ करते थे भारत में। भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर दिया गया और देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। 17 अक्टूबर 1939 की डेट, यह आप याद रखेंगे। 17 अक्टूबर 1939 को भारत जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया गया, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में भारत भी ब्रिटेन की ओर से एक युद्ध लड़ने वाले देश के रूप में घोषित कर दिया गया। इसी का नतीजा था कि वर्ष 1739 में कांग्रेस की जो प्रांतों में सरकार थी, 7 प्रांतों से कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था। और ये सरकार 28 माह तक ही चली थी। ये बात आप यहाँ पर इतनी याद रखेंगे। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे चैम्बरलेन, और बाद में जो प्रधानमंत्री हुए, 2 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में यह युद्ध रहा। नेविल चैम्बरलेन के कार्यकाल में इसकी शुरुआत होती है, जबकि इसका अंत विंस्टन चर्चिल के कार्यकाल में होता है, जिनका कार्यकाल 40 से 45 तक था। अब पाकिस्तान की मांग के संबंध में देखेंगे। मुस्लिम लीग के द्वारा इलाहाबाद का जो 1930 का इनका अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता इकबाल कभी जो थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इनके द्वारा किया जा रहा था। इसमें अध्यक्षीय भाषण में इकबाल ने कहा था कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई। इकबाल के द्वारा मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की पहली बार निश्चित अभिव्यक्ति की गई 1930 के इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज, इस अधिवेशन में। लाहौर का अधिवेशन जो 1940 में संपन्न हुआ, जिन्ना के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही थी। भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई। अध्यक्षीय भाषण में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं। जिन्ना ने द्वै राष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार किया। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह जो पाकिस्तान शब्द है, यह पहली बार चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था, पाकिस्तान शब्द। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस का आयोजन हुआ। जी, चौधरी रहमत अली के संदर्भ में ये बात आ रही है। 1933 में पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे चौधरी रहमत अली। पैम्पलेट इन्होंने जारी किया था, नाउ और नेवर, आर वी टू लिव आर पेरिस फॉर एवर। पाकिस्तान नामकरण 5 इकाइयों के नाम को मिलाकर किया जाना था। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और कश्मीर। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। कब? जब जिन्ना एक राष्ट्रवादी के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी कर रहे थे उस समय। लेकिन अब जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग कर रहे थे, और जिन्ना सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले नेता के रूप में सामने आए थे। अब हम देखेंगे 1940 का ही है व्यक्तिगत सत्याग्रह।
अगस्त प्रस्ताव, कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में इस प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया था। यह जो अगस्त प्रस्ताव था, यह अगस्त प्रस्ताव तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथ को, इनके द्वारा लाया गया था और यह प्रतिक्रिया थी 1940 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो रामगढ़ में एक अधिवेशन हुआ था इनका, रामगढ़ में एक अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की थी कि यदि ब्रिटिश सरकार हमें अंतरिम सरकार का गठन करे, अंतरिम सरकार का गठन करे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देगी। इसके प्रत्युत्तर में अगस्त प्रस्ताव आया था लॉर्ड लिनलिथ के द्वारा, जिसे कांग्रेस के द्वारा अस्वीकार करके व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने की बात की गई। क्या था इसमें? भारत नीति के प्रति, यानी ब्रिटिश सरकार की भारत नीति कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल देश के रूप में घोषित कर दिया कि नीति का नैतिक विरोध करना था। इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को होती है। पहले सत्याग्रही इसके विनोबा भावे होते हैं और द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। ये तो बात हो गई व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में। अगस्त प्रस्ताव आपने जान ही लिया, 1940 में लाया गया था लॉर्ड लिनलिथ के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव के साथ साथ अगस्त से संबंधित दो और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। एक आता है अगस्त घोषणा, अगस्त की घोषणा। इसका संबंध है 1917 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से संबंध है। मोंटेग्यू घोषणा जो थी, जो 1917 में मोंटेग्यू ने भारत के संबंध में जो घोषणा की थी, उसे मोंटेग्यू घोषणा के रूप में जाना जाता है और उसे अगस्त घोषणा के रूप में भी जाना जाता है। उसी प्रकार से एक था अगस्त संकल्प, अगस्त संकल्प। यह जो अगस्त संकल्प है इसका संबंध 1942 से है और यह गांधी जी के द्वारा लाया गया था। गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय डू एंड डाई का जो नारा दिया था। इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि अगस्त का जो संकल्प था वो गांधी जी के द्वारा लाया गया था। अगस्त की जो घोषणा थी 1917 की, वो मोंटेग्यू के द्वारा लाई गई थी। अगस्त का जो प्रपोजल था वो 1940 का लॉर्ड लिनलिथ के द्वारा लाया गया था। क्रिप्स मिशन के संबंध में हम देखेंगे कि क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। इसकी अध्यक्षता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा की जा रही थी और इसका उद्देश्य क्या था? संविधान निर्मात्री परिषद के गठन का उल्लेख इसके अंदर किया गया था। भारतीय राज्यों को प्रतिनिधित्व की बात इसके अंदर स्वीकार की गई थी। युद्ध के बाद डोमिनियन राज्य के दर्जा देने की बात इसके क्रिप्स मिशन ने की थी और वायसराय की नई कार्यकारी परिषद में भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हों, ऐसा प्रावधान स्टैफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में गठित क्रिप्स मिशन ने किया था। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में इनकी सिफारिशें जो की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा उसे उत्तर दिनांकित चेक के रूप में वर्णित किया था, यानी पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स मिशन के जो आया था भारत में, उसमें कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार के रूप में शामिल होने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये दो नाम आप याद रखेंगे। क्रिप्स मिशन में अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है, ये बात आप याद रखेंगे। सर्वोदय के संदर्भ में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। सर्वोदय का अर्थ हम कल के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, लेकिन सर्वोदय समाज की जो स्थापना है गांधी जी के आदर्शों पर विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। ये बात आप याद रखेंगे। आगे चलेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के देखेंगे। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद इसकी शुरुआत होती है। यह स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह था, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत से एक दिन पहले तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भारत में राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, उन सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऑपरेशन, इस समय एक ऑपरेशन चलाया गया था तत्कालीन औपनिवेशिक शासन के द्वारा, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर। इसके तहत
तत्कालीन समय के जो शीर्ष नेतृत्व था उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। तो इसलिए यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा। यदि हम इसके मुख्य केंद्र के रूप में देखें कि इसके आंदोलन का प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहा, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण, ये क्षेत्र थे। कांग्रेस मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, इसके संदर्भ में हम देखेंगे 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है। कहाँ पर? बरगाह में। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित होता है और इसमें जिन लोगों ने भाग लिया था उसमें ये नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको एक बार रीडिंग मार लेना, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 7 अगस्त 1942 को बैठक होती है मुंबई के ग्वालियर टैंक में। इसमें बरगा प्रस्ताव जो भारत छोड़ो था उसकी पुष्टि होती है। 8 अगस्त 1942 को बरगा प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा समर्थन किया गया था, जबकि भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप जिसने बनाया था वो गांधी जी। नेहरू मौलाना आजाद के सहयोग से गांधी जी के द्वारा इसका आलेख तैयार किया गया था। यह इंपॉर्टेंट है, यह आप याद रखेंगे कि भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था इसका आलेख गांधी जी के द्वारा तैयार किया गया था, जबकि भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव था उसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और समर्थन सरदार पटेल जी के द्वारा किया गया था। इतनी बात इसके संदर्भ में आप याद रखेंगे। अब देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो कैसे आगे बढ़ता है, क्या प्रोग्रेस रही। 9 अगस्त 1942 को इसे आरंभ किया जाना था। यह मैंने आपको ऊपर बताया है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी होती है। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ से जो शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारी हुई उनको किन जेलों में ले जाया गया, तो आगा खां पैलेस में गांधी जी को, सरोजनी नायडू को रखा गया। अहमदनगर फोर्ट में जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर पीसी घोष, पट्टाभी सीतारामैया, सैयद महमूद और जेबी कृपलानी। नेहरू, कलाम आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, इन ये जो प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे तत्कालीन समय के, इनको अहमदनगर किला में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप, क्योंकि ये दिल्ली में नहीं थे, तो इनको बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग जेल में रखा गया था। आंदोलन में भागीदारी समूचे देश में देखी गई, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित था बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, मद्रास। यह मैं आपको बता ही चुका हूँ, स्वतः स्फूर्त था। जब यह भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो गुप्त रूप से राम मनोहर लोहिया गुप्त रेडियो का प्रसारण करते रहे नियमित रूप से। राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता भूमिगत संचालन करने वाले छोटे से दल में महत्वपूर्ण सदस्य थी। तो उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया यदि आपसे पूछे जाएं भारत छोड़ो आंदोलन में, तो कांग्रेस रेडियो का गुप्त रूप से संचालन करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे ये दोनों लोग, राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता। लुई फिशर, ये एक अमेरिकी पत्रकार था, महात्मा गांधी के जीवनीकार हैं, भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ थे। पूछा जा सकता है लुई फिशर, महात्मा गांधी के जीवनीकार, भारत छोड़ो आंदोलन में साथ। अब यदि आप हमारे लेक्चर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो बेब मिलर, एक शब्द आया, एक नाम आया है बेब मिलर, ये भी एक पत्रकार है। इनका संबंध भारत में किस आंदोलन से है, यह आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे जरूर से। यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में। करो या मरो का नारा मैंने आपको बता ही दिया, यहीं पर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह किसने कहा? वायसराय ललितगो के द्वारा कहा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण कहाँ से फरार हुए थे? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल से यहाँ से फरार होते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण, और ये यहाँ से नेपाल की तराई में आजाद दस्ते का गठन करते हैं, आजाद दस्ता, और यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन करते हैं और उसमें सहयोग प्रदान करते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक अलग था, इसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग नहीं किया था।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई में कांग्रेस के सम्मेलन में गांधी जी का संबोधन क्या किया था गांधी जी ने। पट्टाभी सीतारमैया के अनुसार वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। यहाँ पे पूछा यह जा सकता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए सम्मेलन के लिए जो गांधी जी का भाषण था, उस दिन गांधी जी एक अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। यह स्टेटमेंट किसका है? तो बता रहा है आपको, पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। बीमारी के आधार पर गांधी जी को रिहा किया गया है कब? 6 मई 1944 को। गिरफ्तार कब किया गया था? 9 अगस्त 1942 को। 44 में रिहा कर दिया गया है। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इस समय पैरेलल गवर्नमेंट का गठन किया गया था कुछ जगहों पर। उनके नाम आपको याद रखना है। तलचर उड़ीसा का है। यहाँ पर कुछ समय के लिए समानांतर सरकार का गठन किया गया था। इसके अलावा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के बलिया में समानांतर सरकार का गठन होता है। साथ ही आप देखेंगे कि तामलुक, ये पश्चिम बंगाल का जगह है। मिदनापुर पश्चिम बंगाल में यह मिलती पड़ती है। यह जगह तामलुक जो जगह है, यह मिदनापुर पश्चिम बंगाल में है। दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक यहाँ पर समानांतर सरकार का गठन हुआ और इस सरकार को जातीय सरकार के नाम से जाना गया। यह बात आप याद रखना। तामलुक पश्चिम बंगाल में जो सरकार गठित हुई थी समानांतर 1942 में, उसे जातीय सरकार के नाम से जाना गया। इस जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। महाराष्ट्र में सतारा में समानांतर सरकार के गठन किया गया था, वाई.बी. चौहान और नाना पाटेल की अध्यक्षता में। इन दोनों के द्वारा इस सरकार का गठन किया गया था। सबसे लंबे नोट में है ये पॉइंट, आप याद रखेंगे। सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी, यानी 4 जगह समानांतर सरकार गठित हुई थी। पहली तलचर उड़ीसा में, दूसरी बलिया में और तीसरी तामलुक पश्चिम बंगाल में, चौथी महाराष्ट्र में। तो ये जो 4 समानांतर सरकारों का गठन हुआ था, इनमें सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी सतारा महाराष्ट्र की, जो वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल की अध्यक्षता में गठित हुई थी। इस सरकार को प्रति सरकार के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार से तामलुक में गठित सरकार को जातीय सरकार के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार महाराष्ट्र के सतारा में गठित सरकार को प्रति सरकार के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के द्वारा किए गए स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग को। इस डेट को आप याद रखेंगे, 21 अक्टूबर, ये अक्टूबर है, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार का गठन होता है। यह डेट इधर है, 21 अक्टूबर 1943 को, और इसका गठन किया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन। डेट याद रखेंगे, पूछी जाती है। यदि हम सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में देखें तो सुभाष चंद्र बोस का कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत था, लेकिन इनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। जन्म की तिथि है 23 जनवरी 1897, 23 जनवरी 1897। इसी 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हाल ही में की गई है। पराक्रम दिवस, आप इसको याद रखेंगे। 1919 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ग्रहण की और इंडियन सिविल सर्विसेज में 1920 में ये नियुक्त हो जाते हैं, उत्तीर्ण करते हैं, परीक्षा पास करते हैं। 1938 के हरिपुरा, 1939 के 1938 के हरिपुरा और 1939 के त्रिपुरी जो कांग्रेस की अध्यक्ष सम्मेलन हो रहे थे, इनमें अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस का चयन हुआ था। यहाँ पर इस त्रिपुरी के जो सम्मेलन था, यहाँ से सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी। ये क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्यों इस्तीफा दिया था, ये मैं पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए अभी नहीं करूंगा। 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के द्वारा संभाली जाती है। इनको नेताजी की उपाधि दी गई थी और रविंद्रनाथ टैगोर, ये 2 उपाधियां आप ध्यान रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको देश नायक कहा गया था, जबकि महात्मा गांधी जी के द्वारा इनको देशभक्तों का देशभक्त कहा गया था। जबकि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी, जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा गया था।
रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा देश नायक कहा गया था। और गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। इनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज के गठन की जो तत्कालीन समय में जो प्रक्रिया चली उसका हम क्रोनोलॉजी समझेंगे। इंडियन नेशनल आर्मी, यह सैन्य इकाई के रूप में इसका गठन होता है। मार्च अप्रैल 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा इसका गठन किया जाता है और सितंबर 1942 में इसकी घोषणा होती है। बैंकॉक सम्मेलन होता है जून 1942 में। यहाँ पर प्रस्ताव आता है काउंसिल ऑफ एक्शन, प्रतिनिधि समिति, और इसका गठन हो जाता है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी, इनके मध्य समन्वय और अधीक्षण के लिए गठन हम आपको बता ही चुके हैं। यह डेट आप याद रखेंगे। 4 जुलाई 1943 को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ग्रहण कर लिया गया था। और यह जो इंडियन नेशनल आर्मी है, इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है। इसे ही आजाद हिंद फौज कहा जाता है। एक लाल किला का मुकदमा नवंबर 1945, ये ईयर आप याद रखना, पूछी जाती है। नवंबर 1945 में लाल किला का मुकदमा चला। राशिद अली, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और शाहनवाज, इनमें से राशिद अली जो थे इन्हें 7 साल का कारावास दिया गया था, जबकि प्रेम सहगल, गुरबख्श ढिल्लन, शाहनवाज, इनको मृत्यु दंड दी गई थी। आजाद हिंद फौज के सिपाही थे ये चारों लोग। आजाद हिंद फौज के द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो युद्ध लड़ा गया था, उस युद्ध के में अभियुक्त मानते हुए इन लोगों को सजा दी गई थी, जिसमें प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन, शाहनवाज को तो मृत्युदंड और राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास सुनाया गया था। इन जो लोगों को, ये 3 लोग थे, सहगल, ढिल्लन और शाहनवाज, इनके मृत्युदंड के बचाव के लिए आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया गया था। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये आजाद हिंद फौज बचाव समिति जो थी वो भूला भाई देसाई की अध्यक्षता में कार्य कर रही थी। इसमें तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, अरुणा आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू अन्य प्रमुख वकील सदस्य के रूप में शामिल थे। भूला भाई देसाई आजाद हिंद फौज बचाव समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, अरुणा आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू अन्य जो वकील हैं, इन्होंने वकालत की और आजाद हिंद बचाव समिति में सहयोग किया। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत का त्याग पत्र दिया था। अब 25 वर्ष, लगभग 25 वर्षों के बाद इन्होंने पुनः वकालत करने का निर्णय लिया। तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए लाल किला मुकदमे में मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया। यह भूला भाई देसाई की अध्यक्षता में हुए आजाद हिंद फौज बचाव समिति की सफलता के रूप में देखा गया। अब हम देखेंगे आगे कैबिनेट मिशन। यह 1946 में आया। भारत में इसका आगमन 24 मार्च 1946 को होता है कैबिनेट मिशन का। इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, भारत के मंत्री थे यह अध्यक्ष पूछा जाता है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इसमें 2 अन्य सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना के मंत्री थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। आप इस प्रकार से इनके नाम याद रखेंगे। इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। और साथ ही आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी होगी कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को इसने अस्वीकार कर दिया था। भारत एक संघ होगा, यह सुझाव दिया था। संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव भी कैबिनेट मिशन ने 1946 में दिया था। गांधी जी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे और यहाँ पर गांधी जी का पक्ष में होने का एक ही सबसे बड़ा कारण था, वो था कि भारत एक संघ होगा और अलग पाकिस्तान की मांग की अस्वीकृति थी। संविधान सभा, यहाँ पर चर्चा आपको करनी होगी कि यह जो संविधान सभा का गठन हुआ था, यह कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को इसका पहला अधिवेशन होता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांस की संविधान सभा की तर्ज पर, सच्चिदानंद सिन्हा सबसे सीनियर कैंडिडेट थे इस सभा में, इसलिए इनको
अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। फ्रांस में भी ऐसा ही किया गया था। दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को होता है। यह दिल्ली में हुआ है और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई है। संविधान सभा के गठन के संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं। जैसे हमने आपको ये बताया, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के प्रावधान के आधार पर इसका गठन हुआ। आप ये देखेंगे कि संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज्य विधेयक लाया गया था 1895 में। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन हमें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में 1895 में लाई गई स्वराज्य विधेयक में देखने को मिलता है। महात्मा गांधी ने 20वीं सदी में सर्वप्रथम संकेत दिया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। तभी आप देखेंगे मोतीलाल नेहरू ने 1924 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग की थी। एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार किया था। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के विचार को मूर्त रूप दिया। कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में 1936 में संविधान के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई। पूछे जाने वाली क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई थी, तो बताएंगे 1936 के फैजपुर के अधिवेशन में, और यह हम आपको बता ही चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। यह जो चुनाव हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, इसमें प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या में सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाने की व्यवस्था थी। आप यहाँ पर याद रखेंगे कि कितने लोगों पर एक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई थी, तो 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि। अब देखते हैं हम, संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से निर्वाचित हुए। यह कुल सदस्य किसके थे? 208 कांग्रेस के, 73 मुस्लिम लीग के और 15 अन्य दल थे। कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। यह जो संविधान सभा गठित हुई थी, इसी ने बाद में अंतरिम सरकार के रूप में शपथ ली। अंतरिम सरकार के रूप में इसका फॉर्मेशन हुआ। तो पूछा जाए अगर आपसे कि अंतरिम सरकार के रूप में किसने कार्यभार संभाला, तो आप बताएंगे संविधान सभा के द्वारा ही संभाला गया था। लॉर्ड बेवेल के द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को गठन के लिए निमंत्रण दिया गया था। कब? 12 अगस्त 1946 को। इसकी घोषणा 24 अगस्त को होती है और इसका गठन, यह पूछा जाता है आपसे, 2 सितंबर 1946 को हुआ था। पहले शुरुआत जब हुई थी तो मुस्लिम लीग ने इसमें भागीदारी नहीं की थी, लेकिन बाद में लॉर्ड बेवेल के समझाने बुझाने पर मुस्लिम लीग ने इसमें भागीदारी की। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन दिवस के लिए रूप में मनाने की घोषणा की। 16 अगस्त 1946 अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है 2 सितंबर 1946 को। अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हो जाते हैं। बाद में ये फिर से इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन शामिल हुए थे। 2 अगस्त को जो सरकार गठित हुई थी, उसमें कुछ मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, बलदेव सिंह को रक्षा और जवाहरलाल नेहरू को विदेश मामले का मंत्रालय प्रदान किया गया था। भारत के विभाजन और स्वतंत्रता के समय का जो आंदोलन था, उसके बारे में हम देखेंगे कि क्लीमेंट आर एटली, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 45 से 51 के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री थे एटली। इन्होंने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी हाउस ऑफ कॉमन्स में कि जून 1948 से पहले उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। यह डेट आपसे पूछी जाती है। इसमें क्लीमेंट, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली थे। 20 फरवरी 1947 को उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की थी। कब तक? जून 1948 तक भारत को छोड़ने की बात कही थी। यह जो क्लीमेंट एटली हैं, इन्हीं के द्वारा यह बात बोली गई थी कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। इन्होंने बेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को वायसराय के रूप में नियुक्त किया था। क्लीमेंट एटली के द्वारा माउंटबेटन को वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया था, और जब इन्हें माउंटबेटन को वायसराय बनाया गया तो इन्हें एक प्रमुख कार्य सौंपा गया, वो था सत्ता हस्तांतरण के साथ जहां तक संभव हो सके संयुक्त रखने की विशेष हिदायत इनको दी गई थी, माउंटबेटन को।
लॉर्ड माउंटबेटन को 24 मार्च 1947 को इन्होंने पद ग्रहण किया और 31 मार्च 1947 को महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात होती है। भारत के बंटवारा, पाकिस्तान की स्थापना, इन्होंने जो सिफारिश की थी उसमें इन्होंने बताया कि बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार कैबिनेट मिशन योजना को लागू नहीं किया जा सकता है और अब भारत का बंटवारा ही एकमात्र उपाय है जो संवैधानिक गतिरोध को हल कर सकता है। पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। इन्होंने 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना सामने रखी। एटली के वक्तव्य के दायरे में तैयार भारत विभाजन की योजना माउंटबेटन के द्वारा तैयार की गई। माउंटबेटन ने यह योजना जो विभाजन की तैयार की थी, इसे गुप्त नाम के से बाल्कन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब और बंगाल के सीमा आयोग गठित किए गए थे जिनकी अध्यक्षता सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा की जा रही थी। पंजाब सीमा आयोग, बंगाल सीमा आयोग, इन दोनों की अध्यक्षता सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा की जा रही थी। इसमें 4 सदस्य होते थे, 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और 2 मुस्लिम लीग से। गांधी जी की मुलाकात हम आपको बता ही चुके हैं। लॉर्ड माउंटबेटन के संदर्भ में आपको याद रखना होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यदि आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो आप बता देंगे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के लास्ट गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल तो भी सी राजगोपालाचारी। ये 2 बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। कुछ स्टेटमेंट हैं। भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की संतति थी, यह स्टेटमेंट है आर कोपलैंड का। आर कोपलैंड कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद जो है वो अंग्रेजी राज की ही संतति थी। केएम पडिक्कर कहते हैं कि ब्रिटिश शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण थी। केएम पडिक्कर कहते हैं। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू कहते हैं कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण। जब भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया गया तो सैफुद्दीन किचलू ने भारत विभाजन के प्रस्ताव का विरोध करते हुए यह स्टेटमेंट दिया कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है। अब आते हैं स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव था 1947 का, उसे 15 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति के द्वारा स्वीकृत किया गया। दिल्ली में इसकी सम्मेलन हुआ। इस समय दिल्ली में जो सम्मेलन हो रहा था, इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के प्रस्ताव को स्वीकार करते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही थी? जेबी कृपलानी के द्वारा। यह जो विभाजन का प्रस्ताव था, इसे गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इसका समर्थन किया गया था। कांग्रेस के अध्यक्ष बता ही दिया, जेबी कृपलानी थे, और नवंबर 1947 में इनका त्यागपत्र होता है। और जब नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी जी का त्यागपत्र होता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 1948 में पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बनते हैं। 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन बनते हैं और 51 से 54 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करते हैं। 14-15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में खान अब्दुल गफ्फार खान ने मतदान किया था। ये बात आप याद रखेंगे कि विभाजन का जो प्रस्ताव था उसके विरोध में खान अब्दुल गफ्फार खान ने मतदान किया था। विभाजन का प्रबल विरोध बता ही चुका हूं मैं आपको, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने किया था। इन्होंने ये बताया था कि यह राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है। 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। पहले विधि मंत्री बी आर अम्बेडकर थे। ब्रिटेन की सत्ता लेबर पार्टी के हाथ में थी और उस समय ब्रिटेन के जो महाराजा थे वो जॉर्ज सिस्टम थे। जॉर्ज सिक्स ने भारत उस समय ब्रिटेन के महाराज थे। और प्रधानमंत्री हमने अभी अभी आपको बताए हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जब भारत स्वतंत्र हो रहा था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या था, प्रधानमंत्री कौन थे? पार्टी लेबर पार्टी थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेशन हम कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का जो रिवीजन चला रहे हैं, तो उसका हम आज विभाजन तक का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट सेशन जो कंडक्ट करेंगे उसमें देखेंगे। आप लोग हमारा सेशन सुन रहे हैं, यदि आप लोगों को यह सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। आपका
जो सेशन हमारे प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं, इनके अंतर्गत आप देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को विशेष फोकस के साथ डिस्कशन किया जा रहा है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप लोग ध्यानपूर्वक इस सेशन को सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।